आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और बात करें कमोडिटी बाजार की खबरों की और साथ ही उनके लाइकली इम्प्लीकेशंस की। और एक तरफ तो सरकार ने डॉलर बचाने के लिए सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, वहीं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर दिया है। इन दोनों खबरों पर हमारी बातचीत होगी और समझेंगे कैसे इसे इंडस्ट्री देखती है, कितने महत्वपूर्ण डिसीजन है और मांग सप्लाई पर कितना असर देखने को मिलेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन, आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश, गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं असीम मनचंदा के पास, जो खरीफ फसलों पर बढ़ी एमएसपी के अधिक अपडेट लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, बताइए क्या अहम फैसले लिए गए हैं? देखिए, सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार आज खरीफ फसलों के एमएसपी को घोषणा कर सकती है और वो हुआ। कैबिनेट ने आज इसको मंजूरी दे दी है और आज सरकार ने इसकी घोषणा कर दी। खरीफ के अंदर करीबन 14 फसलें आती है धान समेत, और जो धान की कीमतें हैं वो उनकी कीमतों में करीबन 72 रुपए की बढ़ोतरी पिछले साल के मुकाबले की गई। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 69 रुपीज पिछले साल बढ़ाए गए थे, इस साल 72 रुपए बढ़ाए गए। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि सरकार के पास इस बार धान का एम्पल स्टॉक है, तो इसलिए सरकार ने इसका एमएसपी ज्यादा बढ़ाना उचित नहीं समझा। बाकी जितनी भी दालें हैं, दालों की कीमतों में आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो तूर दाल है उसकी कीमतों में 450 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कॉटन की कीमतों में 550 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ साथ जो सीड ऑयल है उनकी कीमतों में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो ये आज कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और खासतौर पे कि एल नीनो का साल है, इस बार किसानों को पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी कि उनको क्या लगाना है, बारिश किस मात्रा में होगी वो भी देखना। तो इसलिए सरकार ने जल्दी से फैसला लेते हुए इस बार ये खरीफ फसलों के एमएसपी की घोषणा पिछले साल के मुकाबले थोड़ी जल्दी कर दी है। ओके, तो ये तमाम डिटेल्स हैं। इन डिटेल आपको बताया असीम ने, कहा कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो लगभग 14 ऐसी खरीफ फसलें हैं जिनके एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। धान, तुअर, उड़द के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। सोयाबीन, मक्का, कपास की भी एमएसपी बढ़ी है और एमएसपी के लिए लगभग 2.6 लाख करोड़ के कैबिनेट का अप्रूवल मिला है। हमने इनफैक्ट इस खबर के आने से पहले ही एक्सक्लूसिवली जानकारी दी थी और उस पर अब खबर पर मोहर लगती हुई दिखाई दी है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए हुई है। अलग अलग कितनी बढ़ोतरी हुई है वो तमाम डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तुअर की जो एमएसपी है वो 8,000 से बढ़कर 8,450 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। सिमिलरली अगर बाकी का हाल देखेंगे तो रागी है या फिर तुअर है, उड़द है, सबके एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। कितनी बढ़ोतरी हुई है वो तमाम डिटेल्स आपने भी अपनी स्क्रीन पर देखी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आउटकम कैबिनेट की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। सिराज हुसैन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो फैसला लिया गया है कितना महत्वपूर्ण है, कितनी राहत मिलेगी या कैसे देखते हैं वो, इस पर बातचीत करेंगे। अमित खरे भी हमारे साथ बने हुए हैं, अमित खरे से हालांकि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे। लेकिन कोई कमेंट अमित, कैसे देखते हैं आप इस एमएसपी बढ़ोतरी को? कितना रिलीफ फार्मर्स को मिलेगा आपके हिसाब से? नमस्कार दीपाली। बिल्कुल, फार्मर जो है काफी लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहे थे। ये जो एमएसपी में बढ़ोतरी आई है इसकी वजह से उन्हें जरूर जो है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत राहत मिलेगा, बट मेरे को लग रहा है कि थोड़ी बहुत एमएसपी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि ये एमएसपी मेरे को लग रहा है 5 से 7% की और बढ़ोतरी अगर होती है तो डेफिनेटली ये ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो ये जो महंगाई अभी हाल फिलहाल अभी आने वाली है उससे थोड़ा बहुत रिलीफ तो जो है किसानों को मिलेगा, क्योंकि बीज भी उनको काफी महंगे मिल रहे थे और अभी जो युद्ध की घटनाएं उनकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी बढ़ी हुई थी। तो नो डाउट शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये काफी अच्छा कदम माना जाएगा। बिल्कुल, कदम तो बेहतरीन है और मिस्टर सिराज हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कितना रिलीफ है, क्योंकि ये एल नीनो का साल भी है तो उस हिसाब से जब फसलों पर असर आ सकता है, ऐसे में कितना सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाने से मिलेगा किसानों को वो समझना होगा। और बाकी सब पर्सपेक्टिव से भी उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कैबिनेट का आउटकम आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, अब सोने चांदी की बात कर लेते हैं, स्पेशली जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। कैसे देखती है इसे इंडस्ट्री और क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ इनफैक्ट समझेंगे प्राइसेस भी हमने देखे। यहाँ भी इनफैक्ट एक सर्च हमने इंटरनेशनल मार्केट्स हो या घरेलू बाजार हो उस पर आते हुए देखा है। हमारे साथ आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश बने हुए। आनंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपका इनिशियल कमेंट, हालांकि एक
इंडिकेशन ऑलरेडी मिला था कि कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जब पीएम मोदी ने ओवर वीकेंड कहा कि सोने की खरीदारी कम कीजिए, चैलेंजेस ग्लोबल फ्रंट पर जो बने हुए हैं उससे डील कैसे करना है, बट स्टिल क्या इतना हाइक एंटिसिपेट कर रहे थे, या फिर क्या कमेंट है आपके इस डेवलपमेंट पर? नमस्कार दीपाली जी। सबसे पहले जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री प्रधानमंत्री जी की देश हित में की गई अपील को पूरी तरह समझती है और उसके बाद जो ड्यूटी बढ़ाई गई उसको भी समझती है, क्योंकि अभी विदेशी मुद्रा संतुलन एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। तो उसको सोच के ये जो डिसीजन लिए गए हैं उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर हमें आता हुआ दिख रहा है ऑन द कंज्यूमर माइंड, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड ज्वेलरी भारतीयों के लिए एक इमोशनल और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। तो लॉन्ग टर्म में अब ये बेसिकली हमारी इंडस्ट्री के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का मौका दिया है प्रधानमंत्री जी ने। अब जो बात होगी वो होगी एक स्मार्ट कंजम्पशन की, जो एक आयात आधारित कंजम्पशन है जो कि बेतहाशा हो रहा था, उस पर कंट्रोल लगेगा। गोल्ड रिसाइकलिंग की बात होगी, एक लाइटर वेट ज्वेलरी की बात होगी और लोअर कैरेटेज ज्वेलरी की बात होगी, जिससे भारतीय विदेशी मुद्रा पर जो जोर पड़ रहा है वो धीरे धीरे संतुलन में आएगा, ये मेरा मानना है। ओके तो आपने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो बताए, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपके कमेंट्स क्या हैं? क्योंकि एक रिएक्शन तो ऑलरेडी हमने देखा है कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, इंपोर्ट कम होंगे तो कहीं ना कहीं सप्लाई की कमी रह सकती है, जिसका रिएक्शन हम मार्केट्स में आते हुए देख रहे हैं। हालांकि जो कुछ ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है उसका तो ऑलरेडी एक इम्पैक्ट है ही, बट सो फार प्राइसिंग और डोमेस्टिक डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके की सिचुएशन आप देख रहे हैं फिलहाल, और रिसाइकल्ड गोल्ड का पार्टिसिपेशन कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद इमीडिएट 7 to 8% का इम्पैक्ट तो प्राइसेस में आज ही आ गया है, और ये क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी चली रही है तो प्राइसेस ऑलरेडी स्टिफ है। इंडिया में ये डबल इम्पैक्ट आ गया प्राइसेस बढ़ने से, तो शॉर्ट टर्म में डिमांड को तो मैं डेफिनेटली इम्पैक्ट होता हुआ देख रहा हूँ। और गोल्ड रिसाइकलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑलरेडी गोल्ड रिसाइकलिंग पर हम 40% पे पहुंच चुके हैं। जो रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर्स हैं वो गोल्ड रिसाइकलिंग को ऑलरेडी बढ़ावा दे रहे हैं और 40 to 45% रेशियो गोल्ड रिसाइकलिंग का आ रहा है। और ये मैं इसको बढ़ता हुआ, क्योंकि हम सब लोग ये कैंपेन लेकर आ रहे हैं कि गोल्ड रिसाइकलिंग को लाइए और गोल्ड को एक स्टैटिक एसेट की जगह एक नेशनल रिसोर्स समझकर वापस उसको रिसाइकलिंग कर इकोनॉमी में लेकर आइए। तो उन जो कैंपेन चलेंगे उनका इम्पैक्ट भी आएगा कंज्यूमर माइंडसेट में, और मैं गोल्ड रिसाइकल्ड गोल्ड को करीब 70% तक आता हुआ देख रहा हूं, जो कि हमारे मुद्रा संतुलन को बहुत हद तक असर डालेगा और संतुलन में लेकर आएगा। चलिए, शुक्रिया आपका आनंद जी, अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर और बताने के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, यहाँ पर कितने बड़ी डेवलपमेंट है। अभी कुछ देर पहले हम एमएसपी बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, उसी पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन बने हुए हैं। सिराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जो एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, कंसीडरिंग कि ये अल नीनो का साल है, क्या आपको लगता है कि जो दामों में बढ़ोतरी हुई है वो ठीक है? देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि किसानों को एक रिम्यूनरेटिव प्राइस दिलाया जाए, और उसी के चलते गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करने की कोशिश करती है। बस इसमें एक डिफिकल्टी ये है कि जो गवर्नमेंट के पास डेटा होता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का, वो डेटा अप टू डेट नहीं होता है। वो डेटा सर तो 2 साल पुराना होता है। तो किसानों का ये कहना रहा है पास में कि आप करंट डेटा को किसी तरह हासिल करके, डिजिटल इंडिया है एक तरह से, काफी आसानी है डेटा कलेक्ट करना, वो करके हमको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, आज की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पे आप 50% रिटर्न दीजिए, जैसा कि इन्होंने अनाउंस किया था। ओके अच्छा, सिराज जी एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप बखूबी समझते हैं हालातों को। पहला तो ये कि अगर आप एमएसपी ब्रेकअप भी देखेंगे तो धान की कीमतों में सिर्फ 74 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। क्या ये बढ़ोतरी पर्याप्त है, पहली चीज़? और दूसरा ये, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि किसानों को इस बार यूरिया की भी दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे में उत्पादन पर कुछ असर आप देखते हैं क्या ओवरऑल? देखिए, इसको मैंने लिखा भी है कि खरीफ में तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत सीरियस शॉर्टेज होने वाली है
फर्टिलाइजर्स की, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखिए काफी हिट लिया बजट में और गवर्नमेंट ने यूरिया के दाम भी नहीं बढ़ाए और तकरीबन दुगने दामों पर यूरिया इंपोर्ट किया आईपीएल में, और वो सारा हिट यूनियन बजट पे आएगा। तो कोई फर्टिलाइजर की शॉर्टेज की उम्मीद नहीं है। और इसी तरीके से एल नीनो जब का असर पे भी मैंने लिखा है कि 2015 में जब मैं एग्रीकल्चर सेक्रेटरी था, तब जब बहुत सीरियस ड्राउट 2 साल लगातार हुआ था, तो भी प्रोडक्शन में 5% का हिट आया था। और अब इरिगेशन की परसेंटेज भी बढ़ी है, ग्रॉस इरिगेशन रेशो भी बढ़ा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हिट इस पे नहीं आएगा। लेकिन अगर ये वॉर यूएस और जो इजराइल कर रहे हैं ईरान पे, अगर ये कंटिन्यू करती है और ऑयल के दाम बढ़े ही रहते हैं, 120-130 डॉलर तक स्पॉट चल रहा है पर बैरल, तो जाहिर है कि रबी में भी फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ी रहेंगी और अगर बारिश कम होती है तो रबी को भी इम्पैक्ट आएगा। तो कुल मिला के पूरे साल को अगर हम देखें खरीफ और रबी से, तो फर्टिलाइजर की बढ़ी हुई कीमत और एल नीनो दोनों का असर पड़ेगा, रबी पे ज्यादा पड़ेगा, खरीफ पे कम पड़ेगा। ओके, चलिए शुक्रिया सिराज जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर। तो ये रहे एक्सपर्ट कमेंट। एमएसपी में जो बढ़ोतरी की गई है कितनी पर्याप्त है, क्या स्थिति है किसानों के पर्सपेक्टिव से, उस सब पर चर्चा हुई। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं, चलो वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। अमित बताइए पहले तो आपके ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। दीपाली, गोल्ड सिल्वर जो कि अभी हॉट जो है कमोडिटी बने हुए हैं, ऑलरेडी 3 महीने के हाई पे कारोबार कर रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी के मैंने ट्रेड बनाए हैं, गिरावट पे खरीदारी करनी है। गोल्ड मिनी जून वायदा 1,59,000 रुपए के करीब खरीदारी करनी है। आज का टारगेट है 1,63,000 रुपए का और स्टॉप लॉस है 1,57,000 रुपए का। सिल्वर मिनी जून वायदा 2,92,000 के आसपास खरीदारी करनी है, टारगेट रखना है 3 लाख रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा इसका 2,88,000 रुपए का। अगर हम एनर्जी की बात करें तो क्रूड ऑयल में बिकवाली करनी है 9800 के आसपास, 9800 के करीब बिकवाली करना है, 9965 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट रखना है 9420 का। मेटल्स की अगर हम बात करें तो कॉपर 1395 रुपए बेस्ट बाय लेवल है मई वायदे का, वहां पे खरीदारी करनी है। 1430 रुपए का 1 से 2 दिनों का टारगेट लगाना है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा दीपाली 1380 के नीचे का रहेगा। थोड़ा सा एग्री की अगर हम बात करें तो एग्री में ग्वारसीड जून वायदा एक्टिव है अभी, तो 5750-5800 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। 5650 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 6000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे धनिया जून की अगर हम बात करें तो 12,500 के आसपास कारोबार कर रहा है, 12,500 से लेके 12,300 के बीच में कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। 11,700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 13,200 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। दीपाली, ओके, तो ये आपके लिए रहे तमाम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अच्छा, ओवरऑल कच्चे तेल को लेकर ब्रॉडर व्यू आपका क्या है, या फिर क्या ऊपर की तरफ आप मैक्स फिलहाल जाते हुए देख रहे हैं, या कुछ टारगेट्स आपने अपग्रेड किए हैं फर्दर? ओवरऑल दीपाली देखा जाए तो क्रूड ऑयल का जो मार्केट है मेरे को नहीं लग रहा है ज्यादा भाव 10,000 के ऊपर सस्टेन करेंगे। 10,000 के आसपास से कहीं ना कहीं हर बार इसमें बिकवाली आती रहेगी। इसका जो ओवरऑल रेंज अभी मेरे को नजर आ रहा है वो 10,000 या ज्यादा से ज्यादा 10,100, ये लगभग शॉर्ट टर्म का व्यू है। ऊपर में 10,100 और नीचे की अगर हम बात करें तो 8,100। मेरे को लग रहा है एक हफ्ते 10,100 से लेके 8,100 इसी रेंज में ये मार्केट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ओके, अच्छा, ग्वार पैक पर क्या राय रहेगी आपकी? ग्वार पर देखा जाए दीपाली काफी लंबे समय से एक छोटी सी रेंज में कारोबार कर रहा है। 200 रुपए की रेंज ग्वार सीट की है, ऊपर में 5900 के आसपास तक आता है और नीचे में 5700 की रेंज आती है। मेरे को लग रहा है अगर हम थोड़ा सा 2 से 3 महीने का नजरिया लेके चलें तो 6,400 से लेके 6,500 तक के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। नीचे में अगर इसका हम बेस मान के चलें तो 5,500 रुपए इसके लिए बेस रहेंगे। कम बारिश का साल है और जैसा कि मौसम विशेषज्ञों ने अल नीनो की संभावना भी जताई है, तो मेरे को लग रहा है ग्वार बायर्स को इस बार अच्छा मौका रहेगा। 6,500 तक के भाव मेरे को लग रहा है आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। 1.5% ऊपर 5716 पर कारोबार करते हुए। अच्छा, कॉटन सीड ऑयल केक पर एक कमेंट और आपका चाहिए, यहाँ पर आपका सजेशन क्या रहेगा? बहुत बढ़िया तेजी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जून वायदा कॉटन सीड में देखने को मिली है।
कल भाव 3420 के आसपास थे, आज भाव देखिए लगभग 3570 के आसपास है। ओवरऑल ट्रेड जो है इसका पॉजिटिव है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है और चार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 3570 का भी ट्रेड हो रहा है, तो 3570 से लेके 3540 इस रेंज में कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। नीचे में 3500 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। 3700 तक के टारगेट मेरे को लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने को मिल सकते हैं। दीपाली। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। शुक्रिया अमित आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।